हेलो फ्रेंड्स। आप सभी को पता है कि सिविल कोर्ट के यूडीसी का इंटरव्यू चालू है और मैं भी कुछ दिनों से वीडियोज़ नहीं बना पा रहा था क्योंकि मैं खुद इसमें व्यस्त था अपने इंटरव्यू को लेकर। और कल मेरा इंटरव्यू हो चुका है। लोग वहाँ पे बहुत आपके कंडीशन बिहेवियर उनका अच्छा है, ऐसा नहीं है, वो बहुत हेल्पफुल है। मेरे से तो उन्होंने पोलाइटली बात ही किया है। जैसे जो अनएक्सेप्टेबल थिंग्स है, जो अन इरेस्पॉन्सिबल टाइप के वो जिन्होंने वर्क किया उसके लिए वो लोग थोड़े ड्यूड हुए हैं। जैसे मेरे ही सीट में जो सेकंड वो कैंडिडेट थे जिनका इंटरव्यू था, एक तो वो बहुत लेट से आए हैं। सेकंड थिंग, उसके बाद उन्होंने अपना फोटोज़ पे गजटेड ऑफिसर्स का सिग्नेचर नहीं करवाया है। आई डोंट नो क्यों इस तरीके की चीज़ें हुई उनके साथ। तो उन्होंने तो डाटा कि किस तरीके की इरेस्पॉन्सिबल आप काम कर रहे हैं, कैसे आप कार्य कीजिएगा यहाँ पे जब ऐसे आपका सिचुएशन है। यहाँ तो और प्रेशर आपको झेलना पड़ेगा। और वो खुद राजस्व कर्मचारी हैं। वो खुद भी राजस्व कर्मचारी हैं, तो इस चीज़ को लेकर तो और डाटा उन्होंने। देन उसके बाद उन्होंने फिर खुद भी बहुत हेल्प किया इस चीज़ में, और खुद गजटेड ऑफिसर को फ़ोन करके सिग्नेचर और मुहर फ़ोटो पे करवा के उनको इंटरव्यू के लिए बुलवाया। उनको वेट करना पड़ा, ऐसा नहीं है। कुछ के एक कैंडिडेट्स थे जिनका नाम नाम मुझे पता नहीं है, लेकिन राजू कुमार 10th में था लिखा हुआ विथ स्पेस, लेकिन किसी दूसरे सर्टिफिकेट में उनका राजू कुमार विदाउट स्पेस हो गया। तो इसके लिए उन्होंने ऑनरेबल जज को इन्फॉर्म भी किया। तो देखिए, डॉक्यूमेंट्स आपकी मेरी अच्छे से चेक की गई है। मेरी खुद भी प्रोविज़नल सर्टिफिकेट थे ग्रेजुएशन के, तो मुझे भी प्रोड्यूस करना पड़ेगा ओरिजिनल सर्टिफिकेट। बट स्पेशली मैं उन लोगों को बोलना चाहूँगा जो EWS कैंडिडेट हैं और NCL कैंडिडेट हैं। इन लोगों को 100% अपना प्रोड्यूस करना ही होगा, नहीं तो दिक्कत हो सकती हैं। और स्पेशली अगर कहीं एक्सेप्ट की जा रही हैं 2021-22 की, ये वैलिड फॉर की मैं बात कर रहा हूँ, वैलिड फॉर 21-22 की। तो उनके लिए चिंता की सबब है, क्योंकि लास्ट डिसीजन को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ही लेनी है कि वो किस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। क्योंकि उन्होंने तो साफ लिख दिया बेस्ड ऑन फाइनेंशियल ईयर, बेस्ड ऑन फाइनेंशियल ईयर 2021-22, और इसका वैलिडिटी होना चाहिए वैलिड फॉर 2022-23। ठीक है, ये एक्चुअली सही है। और बहुत सारे जगहों पर ये 22-23 वाली ही बातें चल रही हैं। ठीक है, बहुत सारे जगहों पर और वो लोग को भी पता है कि 22-23 ही सही है। वो बोल भी रहे कि अरे आपका तो सही है, बहुत सही है। तो जो भी है, जिनके पास नहीं है वो तो फिर भूल जाए, उनको यूआर में कंसीडर किया जाएगा। लेकिन जिनके पास है वो स्पेशली ध्यान दें कि 22-23 का रहना ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 2022-23 वैलिड फॉर, क्योंकि किस स्टेज में किसको छाट दिया जाएगा पता ही नहीं चल पा रहा है सिविल कोर्ट में। और फाइनेंशियल ईयर बेस्ड 2021-22। ठीक है, देखिए, रिस्क लेने की जॉब की बात है, इसलिए मैं कभी भी गलत नहीं बोलना चाहूँगा। और क्योंकि जैसा सिविल कोर्ट का अभी तक हिस्ट्री दिख रहा है, वो स्क्रीनिंग ज़्यादा कर रहे हैं, अभी तक स्क्रीनिंग ही तक कर रहे हैं। वो सिलेक्शन से ज़्यादा वो रिजेक्शंस को देख रहे हैं। जो रिजेक्ट होंगे वो सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो रिजेक्ट कर रहे हैं। और जो रिजेक्शन के बाद बचेंगे वो आपके फाइनली सिलेक्टेड नहीं होंगे, वो किस्मत वाले होंगे। ठीक है, खैर आगे की बात करते हैं। आपको स्पेशली मैं इस वीडियोज़ में एनेक्सर 4E को लेकर बात करने आ रहा हूँ, जो भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होगी। ठीक है, चलिए, तो ये है आपका एनेक्सर E। किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट्स में आपको प्रॉब्लम्स हैं, किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट में त्रुटि है, कोई डॉक्यूमेंट आप प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं और आपको इंटरव्यू ये लोग देने अलाउ कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको ये एनेक्सर E भरना पड़ेगा। इसमें हर चीज़ों के लिए डिफरेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। चलिए आज उसको कंसीडर करते हैं। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें अप्लाई भरनी होगी, डेट, प्लेस ऑफ इंटरव्यू, जहाँ से भी आप यहाँ पे अगर आप
पटना से दे रहे हैं तो यहाँ पे पटना आप भरिएगा। यहाँ पे उस दिन इंटरव्यू वाले डेट का यहाँ पे अपना नाम, यहाँ पे सन या डॉटर ऑफ या वाइफ ऑफ, परमानेंट रेजिडेंट विलेज भर दीजिए, पटना डिस्ट्रिक्ट भरिए और उसके बाद स्टेट काफ़ी है, क्योंकि आपका रेसिडेंट आपके ज़िला और स्टेट पे डिपेंड होता है आपका निवासी। हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर द अपेयरिंग आदि, ये आपका यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक आपको हो जाएगा। मान लीजिए आपका कुछ भी छूट गया है तो आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये पाँच पॉइंट है, मैं पाँचों पॉइंट्स आपको पढ़ के बता देता हूँ। पहला है आपका, अगर किसी भी तरीके की त्रुटि आपको पाई जाती है तो आपको पहला भरना पड़ेगा, इफ देयर इज अ मिसमैच इन द स्पेलिंग ऑफ माई नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ठीक है, इन द डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट रिलेटेड टू प्रोड्यूस्ड बाय मी इन ऑफ डाटा। अगर आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में किसी डॉक्यूमेंट्स में डाला है और आपका मिसमैच कर जा रहा है आपका नेम, फादर्स नेम या मदर्स नेम, तो आपको ये पॉइंट नंबर 1 भरना है। अगर आप सिलेक्ट होते हैं फॉर आई अंडरटेक टू प्रोड्यूस द रेक्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स एल्स वाइज माई ज्वाइनिंग शैल बी, यहाँ पे आपको किसी भी तरीके का टाइम पीरियड नहीं दिया गया है, याद रखिएगा। अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको ये प्रोड्यूस करना होगा अपना रेक्टिफाइड जो भी है। सेकंड आ जाते हैं आपका, अगर आप किसी तरीके की डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने में गलती कर जाते हैं, आप प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं या आपके पास नहीं है, तो आपको यहाँ पर टिक लगवाएंगे वो, और उसके बाद आई हैव अप्लाइड इन दिस कैटेगरी, ये कैटेगरी के लिए स्पेशली। मान लीजिए आप EWS हो या EBC हो, यहाँ पे लिखना होगा। मान लीजिए आप EBC हैं तो आपको यहाँ पे EBC लिखना होगा, BC हैं तो BC लिखना होगा या EWS लिखना होगा, ठीक है। ST SC हैं तब आपको ST या SC लिखना होगा, ठीक। देन उसके बाद आपको यहाँ पे आगे बहुत देख लीजिए, कैटेगरी ड्यूरिंग द सबमिशन ऑफ माई, आपने इस कैटेगरी से आपने अप्लाई किया था परंतु वर्तमान में आप उसको प्रेजेंट नहीं कर पा रहे। एट प्रेजेंट आई हैव नॉट सबमिटेड द डैश सर्टिफिकेट, मतलब जो भी एक कास्ट सर्टिफिकेट है ST SC के लिए, तो आप वो अगर नहीं पढ़ें तो कास्ट सर्टिफिकेट, NCL है तो NCL नहीं करने पे NCL सर्टिफिकेट, EWS है तो EWS के लिए लिखना पड़ेगा। इन सपोर्ट ऑफ माई क्लेम्ड अप्लाइड कैटेगरी ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आई अंडरटेक दैट आई विल प्रोड्यूस, यहाँ पर आपको टाइम लिमिट दिया गया है। तो फ्रेंड्स मैं बोलूँगा कि इस टाइम लिमिट के अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करें, क्योंकि ये कास्ट आपका कैटेगरी डिसाइड करने वाला है, तो आपको 15 दिन के अंदर में अपने इंटरव्यू के 15 दिन के अंदर में आपको करना होगा। अदरवाइज यहाँ पे लिख दिए आई शैल बी ट्रीटेड एज अनरिजर्व कैंडिडेट इन दी इंस्टेंट रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज, समझे। तो आपको ये 100% आपको दिखाना होगा। अगर दूसरा इसमें केस है, अगर आप किसी सर्टिफिकेट को आप नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं, ये तो प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, ये ऊपर वाला है, और इसका जो 2 का जो B है वो आपका अगर आपके पास है ही नहीं, तब आपको 2 वाले पे टिक लगाएंगे, द सर्टिफिकेट इज नॉट अवेलेबल विथ मी एंड एज सच आई मे बी ट्रीटेड एज UR कैटेगरी कैंडिडेट। आपको कम्प्लीटली UR घोषित कर दिया जाएगा। अगर आपका UR में रिजल्ट बनता है तो देंगे, नहीं बनता है तो आपको नहीं देंगे। तो स्पेशली मैं आप सभी को बोलूँगा कि इस केस में आप 15 दिन के अंदर में, ये केस में आपका किसी भी तरीके का टाइम नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए, आपकी कैटेगरी बन जाएगी। आपको बस आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको अपना जो फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका, जहाँ भी पोस्टिंग होगी वहाँ पर आपको प्रोड्यूस करना होगा। तीसरा है आपका आई बिलोंग टू, ये गलत कैटेगरी भरने की वजह से है। अगर आई बिलोंग टू दिस कैटेगरी बट आई हैव रॉन्गली फिल्ड कैटेगरी इन माई एज सच आई मे बी ट्रीटेड एज, देखिए ये बहुत ही क्रिटिकल है। अगर आप मान लीजिए EWS कैटेगरी से हैं और आपने गलती से EBC कैटेगरी भर दिया है, इसमें किसी भी तरीके की आपके साथ सहूलियत नहीं दी जाएगी, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने साफ बोल दिया है कि एज सच अगर ऐसा होता है तो आई मे बी ट्रीटेड एज UR कैटेगरी कैंडिडेट इन द इंस्टेंट रिक्रूटमेंट एक्सरसाइजेज। आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आप UR की तरह कंसीडर किए जाइएगा। इसमें आप
अपना ईबीसी का भी दे दीजिएगा तो भी वो अलाउ नहीं करेंगे, और ईडब्ल्यूएस का भी दीजिएगा तो भी वो अलाउ नहीं करेंगे, समझे। तो ये है आपका तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट आपका हम देख लेते हैं। चौथा पॉइंट है आपका कि अगर आपने किसी तरीके की गलत डिटेल्स अपने एप्लीकेशन फॉर्म में दे दी है और आप उसको डॉक्यूमेंट्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं सही चीज़ों के लिए, सही करेक्ट डिटेल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसके लिए ये भी ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है आपके लिए, क्योंकि आप सही प्रोड्यूस कर चुके हैं। आई inadvertently filled wrong details of dash in my application form. I undertake that I have produced correct details during डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इट मे बी एक्सेप्टेड। ये अगर आप गलत भरे हैं तो आप उसको सुधार कर रहे हैं, ठीक है, तो आप वो अपना डॉक्यूमेंट्स लगा दिए हैं, ये इसके लिए कोई बड़ा इशू नहीं है, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है और इसको एक्सेप्ट किया जा सकता है, आप इसका अंडरटेकिंग दे रहे हैं, ठीक। पांचवा जो है आपका ये है, अगर आप किसी तरीके की आई एम नॉट एबल टू प्रोड्यूस समथिंग, ठीक है, जैसे मैंने भरा है क्योंकि मेरे द्वारा प्रोविजनल सर्टिफिकेट मेरा ग्रेजुएशन का था, फाइनल सर्टिफिकेट मेरा अभी नहीं निकला है, तो मेरे द्वारा ये भरवाया गया कि एट प्रेजेंट आई एम नॉट एबल टू प्रोड्यूस ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन। If I am selected for appointment, I undertake to produce the said documents, elsewhere my joining shall be accepted, not be accepted forthwith। इसमें भी समय आपकी घोषित नहीं है कि कितने दिनों के लिए, बट इसमें बोला गया है कि अगर आप, इसमें साफ बता दिया गया है कि आपको अगर हम उस समय में अभी प्रेजेंट में मैं प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा हूँ, अगर मैं सिलेक्ट होता हूँ अपॉइंटमेंट के लिए, अपॉइंटमेंट में अगर आप मेरिट में आते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। इसमें टाइम लिमिट नहीं दी गई है, ठीक है। आगे यही चीज़ है आपकी एनेक्सर के बारे में, और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, स्पेशली दो चीज़, आपका पॉइंट नंबर 2 ये बहुत ज़रूरी है, और पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 5 आपको अपना सर्टिफिकेट्स निकलवा के रखना होगा। मैं भी अपना सर्टिफिकेट्स निकलवा रहा हूँ। NCL आपका सही होना चाहिए, और आप इसके लिए आपको 15 दिन का ही समय दिया जाएगा, इससे ज़्यादा एक्सीड ये लोग नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये कैटेगरी का मैटर है और रिजल्ट कैटेगरी में ही बनती है। जो 5वां पॉइंट वाले हैं या फिर तीसरा पॉइंट वाले, उनका कैटेगरी का मैटर तो है नहीं, या पहला पॉइंट वाला ये नाम गलत या फिर आप प्रोविजनल दे रहे हैं तो मार्क्स में आपका कोई बदलाव तो होने वाला है नहीं। हाँ, आपको फाइनल सबमिशन के दौरान ये आपको देनी होगी ओरिजिनल सर्टिफिकेट। तो फिलहाल के लिए फ्रेंड्स इतना ही, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, और एक और एनेक्सर के लिए मैं आपके सामने एक वीडियोज लाऊंगा थोड़ी देर में, शाम तक में। धन्यवाद, जय हिंद।